Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the exercise question and answers from chapter Changes in Matter. So the first question is, what are the states of matter? So students, as you know that this is quite simple question. आपसे states of matter के बारे में पूछा गया है. So अगर generally बात करें तो there are three states, that is solid, liquid and gas, but in general इसके अलावा भी हमारे पास एक स्टेट और होती है, दैट इज़ प्लाज्मा, जिसके अंदर ये हमारे पास तीनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं. सो द आंसर विल बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू आयरन आर्टिकल्स गेट डिस्ट्रॉयड ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट? अगर हमारे आयरन आर्टिकल्स को ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं, ख़राब क्यों हो जाते हैं? सो स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा था रस्टिंग के बारे में. तो रस्टिंग कब होती है आयरन की हमारी? रस्टिंग तब होती है जब उसको एयर या वाटर या ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाए, मतलब एयर वाटर एक साथ या फिर ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाए, जैसे कोस्टल रीजन में होता है. तो रस्टिंग क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है. तो रस्टिंग की वजह से जो हमारा आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गैल्वेनाइजिंग? गैल्वेनाइजेशन का क्या पर्पस होता है? सो गैल्वेनाइजेशन क्यों की जाती है? गैल्वेनाइजेशन का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है. गैल्वेनाइजेशन में हम जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं. जिंक को मतलब एक बड़े से उसके अंदर चैम्बर के अंदर गर्म करके उसके मोल्टन स्टेट में जब आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. तो गैल्वेनाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो जिंक है वो अपनी एक लेयर बना ले आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ताकि उनका एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाए और उनकी रस्टिंग ना हो. ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग गैल्वेनाइजेशन इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का क्या यूज है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मेथड इन विच द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन. किसी भी सब्सटेंस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो उसकी बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है. किसी भी सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म होती है वो उसकी क्रिस्टल की फॉर्म में होती है. तो इसीलिए अगर हमें किसी भी चीज़ की को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है या ऑब्टेन करना है या प्रोड्यूस करना है तो हमें उसका क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा. और यही यूज़ होता है हमारे क्रिस्टलाइजेशन का, to obtain crystals of pure substances from their saturated solution. Crystallization is used. Next question is, define chemical reaction. Chemical reaction क्या होता है? So chemical reaction is a transformation of matter into new substance or substances which are formed in chemical change. किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक मैटर का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो चेंज हो जाता है एक नई तरह के सब्सटेंस में, जिसे हम केमिकल चेंज भी कहते हैं. तो मतलब केमिकल चेंज तब होगा जब एक केमिकल रिएक्शन होगी और किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी. ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास पहला है, वाई आर फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल? हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल क्यों होते हैं? तो जो हमारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के साथ चीज़ की छेड़छाड़ नहीं होती है. उसका सिर्फ साइज़, शेप या स्टेट चेंज होती है. मतलब साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है जिसको आप रीमोल्ड करके उसको उसकी प्रीवियस शेप में ला सकते हैं, या स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब जैसे लिक्विड से सॉलिड है या सॉलिड से लिक्विड है. तो इस टाइप से, मतलब जैसे हमने आइस का एग्जांपल लिया था, आइस से वाटर बन रहा था, वाटर से फिर से आइस बन रहा था. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, साइज़ चेंज हो रहा है और शेप चेंज हो रही है चीज़ की, जिनको हम ईजिली रिवर्स कर सकते हैं. तो इसीलिए फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारे जनरली रिवर्सिबल होते हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर एलॉयज? गिव एन एग्जाम्पल. एलॉयज क्या होते हैं? Alloys are basically the homogeneous mixture of metal with metals or metal with non-metals. ठीक है, उन्हें हम alloys कह देते हैं. For example, steel is one of the best alloy. Next question, give two examples of reactions where heat is liberated. आपको दो ऐसे examples बताने reactions के जिनके अंदर heat liberate होती है. So neutralization reaction such as direct reaction of acid और base. जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होती है, हीट लिबरेट होती है.
या फिर मिक्सिंग वाटर विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का डाइल्यूशन कराते हैं तो उसमें भी हमारी क्या होती है, हीट लिबरेट होती है। तो ये दोनों ही टाइप के रिएक्शंस कैसे हैं जिनके अंदर हमारी हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। सो दे कैन बी टेकन इन consideration of the reactions where heat is liberated. Now we are having question number 4th. Why is tearing of paper and burning of paper considered as two different types of changes? पेपर को फाड़ना या पेपर को जलाना दो अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं। इन्हें अलग अलग क्यों कंसिडर किया जाता है? इन्हें इसलिए किया जाता है क्योंकि जो टीयरिंग ऑफ पेपर है वो क्या है, इट इज़ जस्ट अ फिजिकल चेंज। इसमें आप सिर्फ पेपर को फाड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है बट डजेंट मैटर, पेपर वैसा का वैसा ही है, उसके सिर्फ आपने टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है और इरिवर्सिबल है। बट दूसरी साइड पे बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, एक केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल है। मतलब अगर आपने पेपर को एक बार बर्न कर दिया और उसकी राख बन गई तो आप दोबारा से किसी भी तरह से पेपर की को उसी फॉर्म में नहीं ला सकते जैसे वो पहले था, और प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, चेंज हो सकती हैं, चेंज हो चुकी हैं मतलब, ठीक है। मतलब जो पहले पेपर था जिस पर आप लिख सकते थे, जो वाइट इन कलर था, जलने के बाद वो ब्लैक कलर की ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई हैं। तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहला, what are physical changes, write the differences between physical change and chemical change। आपको physical change और chemical change के अंदर डिफरेंस बताना है। सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस गिवन है, स्लाइड में आप देख सकते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है जिसको मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्स कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज परमानेंट होता है जिसको रिवर्स करना मुश्किल, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिजिकल चेंजेस में मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बट केमिकल चेंज में जो मास होता है वो आपका चेंज हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी के थ्रू हमने समझाया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसके अंदर हमारे पास वाटर है, आयरन नेल्स हैं और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए और आयरन नेल्स ले लिए और वाटर ले लिया है, ठीक है। तो अब डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है हमने कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और उसी के साथ हमने आयरन नेल्स वगैरह डिप कर दिए उसके अंदर। तो आपको पता होगा कि कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन से काफ़ी नीचे होता है, ठीक है। और जब वो नीचे होता है तो मतलब आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, मतलब उसका सल्फेट वाला पार्ट उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इस रिएक्शन में, जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा। CuSO4 Fe के साथ जब आप ट्रीट करा रहे हैं तो वो बन रहा है FeSO4 + Cu, ठीक है। यहाँ से इसने SO4 को Fe ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर के साथ से, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, What happens when baking soda is mixed with vinegar? आपको पता है बेकिंग सोडा एक बेस है और विनेगर क्या है, एक एसिड है। जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक सॉल्ट होगा और वाटर होगा, और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसे भी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है सॉल्यूशन में पूरा का पूरा किस टाइप से करना है आपको, और यहाँ पे इसका रिएक्शन भी मेंशन किया हुआ है, NaHCO3 जो आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, और CH3COOH जो विनेगर का फॉर्मूला होता है, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो CH3CONA ये तो सॉल्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड वाटर मिल जाएगा हमें। तो ये क्या है, एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो आपको बताने हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है हमारे पास, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ठीक है। आप उन सर्फेसेस को जो आयरन आर्टिकल की सर्फेसेस हैं उनको ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, तो उससे उनके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। और प्लस और मेथड कौन से होते हैं, एक आपके पास गैल्वेनाइजेशन होता है, एक टिनिंग होता है। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि मोल्टन जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ताकि उनकी रस्टिंग ना हो, और टिनिंग में भी सेम प्रोसेस होता है, टिन की लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स।